Hello everyone, I'm Pearl Prasad and welcome to our podcast series, Aina. Through this podcast series, we intend to talk to people who have created a social impact, people who have connected with the masses. Today I have one such personnel, Pratik Chambole, who is the founder of the Gajavatra Pathak of Nagpur. Let's talk to him and understand what is this Pathak about and when did it start. प्रतीक जी, ये पथक कब शुरू हुआ था और इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? नमस्ते, जय श्री राम। पथक 8 अप्रैल 2016 को पथक चालू किया था और पथक चालू करते वक्त हमारे साथ में 22 लोग थे हम टोटल, और 22 लोगों ने ये पथक स्टार्ट किया था। और पथक के पीछे का उद्देश्य सबसे बड़ा था कि जो अपनी मराठी संस्कृति है, मराठी संस्कृति ये सारे लोगों में पता होनी चाहिए। जैसे कि अभी थोड़ा सब लोग वेस्टर्न तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अपडेट होना कोई गलत बात नहीं, अपडेट इंसान ने होना चाहिए, परंतु उसके साथ में अपनी जो मराठी संस्कृति है उसको भी लोगों की तरफ पूरा झुकाव होना चाहिए। इसलिए हम ये सब चीज़ें और ढोल ताशे के माध्यम से ये सब लोगों को बताना चाहते हैं। ढोल ताशा का जो आइडिया है, नागपुर में आपके पहले कोई और ये कर रहा था? हाँ, जैसे ये प्रॉपर संस्कृति है पुणे की। पुणे में ये बहुत सारे ढोल ताशा पथक है। तो नागपुर में विदर्भ का पहला ढोल ताशा पथक है, जैसे स्वराज्य गर्जना ढोल ताशा पथक, उन्होंने ये विदर्भ में लाया था। तो शायद उसको 14 साल हो चुके हैं और 2016 में फिर गजवक्र ढोल ताशा पथक का स्थापना हुई थी। अभी आपके संगठन में कितने लोग हैं? अभी संगठन में टोटल 312 लोग हैं, उसमें 67 लड़कियां और बाकी बॉयज़ है। और एज भी मतलब ऐसा है, छोटे 5 साल से लेके तो हमारे सबसे एजेड जो व्यक्ति है वो 63 ईयर्स के हैं। ऐसे मतलब 3 साल से लेके, शायद 3 साल से लेके और 63 तक, ऐसे रेंज में सारे लोग हैं हमारे साथ में। गजवक्र के पीछे का जो उद्देश्य है वो भक्ति है, सोशल कॉज है, क्या है? गजवक्र के नाम में ही गणेश जी है, तो भक्ति तो ये है ही, क्योंकि गणेश जी का आगमन बहुत ज़ोरों शोरों से होता है, वो विसर्जन भी उतनी ज़ोरों शोरों से होता है। भरी सारे वादक रोते हैं पर ज़ोरों शोरों से उसका विसर्जन करते हैं, क्योंकि अगले बरस वापस जल्दी ही गणपति बप्पा आना। अब ये तो भक्तिभाव हो ही गया, पर उसके पीछे का सबसे मेन और महत्वपूर्ण रीज़न ऐसा है कि सोशल एक्टिविटी। जैसे समाज ने जो हमें बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई है, तो उसका रिबेट समाज को देना है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए। तो समाज ने हमारे ऊपर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई है, तो उसका अभी रिटर्न कैसा करना। तो इसी बहाने से जो हम गणेश जी या नवरात्रि में या फिर शिव जयंती के लिए या गुड़ी पड़वा के लिए हम ढोल ताशा का वादन करते हैं कि तो फिर उनसे हमें कुछ मानधन मिलता है। तो वो मानधन जो अपना मेंटेनेंस वगैरह सब वो निकालने के बाद जो बचता है, उसमें से हम कुछ हमारी सोशल एक्टिविटी होती है, जैसे कि बर्डी में मातृका संघ के अंतर्गत स्नेहांगन अपंग बच्चों की स्कूल है। तो वो स्कूल में क्या होता है कि सेरिब्रल पाल्सी करके एक रोग है, उनसे वो पीड़ित है बच्चे, 53 बच्चे हैं। तो वो शरीर और दिमाग से दोनों चीज़ से विकलांग है। तो उनके लिए हम काम करने का प्रयत्न करते हैं, जैसे कि साल भर का अनाज हम देने का प्रयास करते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी, 15 अगस्त को 6 महीने का और 26 जनवरी को 6 महीने का रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग एवरीथिंग आ गया उसमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ गेहूँ और चावल हमने उनको दे दिया, क्योंकि स्कूल के जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ, वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनको खाना भी खिलाते हैं। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट उनको जो मिलता है उसमें प्रोटीन युक्त होना चाहिए, इसलिए वो स्प्राउट्स उसमें इंक्लूड करते हैं, बहुत से अलग अलग स्प्राउट्स। तो हम सारे स्प्राउट्स उनको देने का प्रयास करते हैं, और साथ ही में उनका जो लंच होता है उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ उसमें सीमित होना चाहिए, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फाइबर्स। तो वो तरीके से उनको लंच देते हैं, और डिनर भी वैसे तरीके से रहता है। एटलीस्ट हम उनका सब कुछ तो नहीं, परंतु एटलीस्ट खाने का भी अगर उनके लिए हम कुछ कर पाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम वो प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही हम तरीके से ये एक समाज से हमें जो अच्छी चीज़ें मिली है वो रिबेट में हमने कुछ समाज को देना चाहिए, इसलिए हमने ये काम की शुरुआत की है 2017 से। ये बहुत अच्छी सोच है। दिस इज़ अ वेरी ब्रिलियंट वैल्यू जो आप अपने पथक के द्वारा लोगों तक दर्शा रहे हैं। ये बच्चे कहाँ के हैं स्नेहालय में? ये नागपुर के हैं, इन एंड अराउंड नागपुर, और मतलब ये सब अनाथ है कि इनके माँ बाप भी हैं? नहीं, सारे बच्चे अनाथ तो नहीं हैं। कोई ऐसे व्यक्ति भी है जी कि अब जैसे अभी वो खुद को संभाल नहीं सकते, तो
अब दिन भर अपने कोई मतलब मोस्टली तो वहाँ पे मोल मजूरी करने वाले लोग हैं, तो वो दिन भर उनको संभाल नहीं सकती, इसलिए कुछ कुछ लोग वहाँ पे दिन भर में भी ला के रखते हैं, स्कूल खत्म होने के बाद में घर लेके जाते हैं। पर वहाँ पे कुछ कुछ लोग सही में ऐसे हैं जिनका कोई है ही नहीं, वो बोल सकते हैं कि अनाथ है, या फिर कुछ बच्चों को ऐसी पेरेंट्स छोड़ के चले गए हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये संस्था बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। सिर्फ और सिर्फ गजवक्र नहीं, तो जो स्नेहांगन के स्कूल है वो भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ उनको बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। अब ये सिर्फ सीमित नागपुर तक नहीं है, तो कोई छत्तीसगढ़ से भी आए हैं, कोई एमपी से आए हैं, और नागपुर से भी आजू बाजू से ये स्कूल वालों ने कहीं जाने के बाद में अगर उनको कोई दिखता है कि हाँ अरे ये व्यक्ति है, इसको ऐसा ऐसा तकलीफ़ है, अपंग है, और इनके आगे पीछे करने वाला कोई है नहीं, तो उनको वहाँ से उठा के भी लेके आए कि हाँ आप नहीं संभाल सकते तो हम उनको संभाल लेंगे, हम उनके लिए काम करेंगे, ऐसा वो प्रयास करते हैं। आपने ये भी कहा कि जो हमारा यूथ है वो मॉडर्न लिविंग और लाइफस्टाइल के द्वारा जो प्रकाशित हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी अट्रैक्शंस हैं यूथ को जो आज हम कह सकते हैं वो अपने कल्चर से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं? हाँ, उसमें ना एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे ना हम ये सारे बच्चों का ना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और आपने अभी देखा होगा कि बर्थडे आ गया तो केक कट कम और मुंह पे लगाना ज़्यादा होता है, और सिर्फ़ और सिर्फ केक नहीं तो कोई उसके ऊपर कुछ डालता है, कोई कोल्ड ड्रिंक डाल रहे हैं, या मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अनाज की थोड़ी सी बर्बादी होती है। तो ये अपना कल्चर नहीं है। तो ये सब चीज़ें ऐसी जा रही है, जैसे अभी कोई व्यक्ति कल्चर के नाम पे वेस्टर्न कल्चर है इसलिए थोड़ा सा अदर चीज़ें सब कर रहा है। ठीक है, अपडेट होना एक बहुत अच्छी बात है, पर अभी ऐसा नहीं कि अपन हावी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग वैसे नहीं हैं। हमारा जो बेसिक है वहाँ से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें कि ऐसे ऐसे कन्वर्ट कर करके इन लोगों को हमको वापस अपने कल्चर से कनेक्ट करना है, इसलिए हम ये प्रयास करते हैं। और मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है आजकल बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्प्ररी हो गई है, लोग इसे हर तरीके से प्रकाशित कर रहे हैं। तो आपका ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छा है। आपने जो कहा ये गजवक्र नाम के पीछे की सोच क्या है? गजवक्र के नाम के पीछे की सोच, जैसे गणपति बापा की कृपा तो हम पे सब पे ही है। अब सोच मतलब ऐसे ही कि किसी के काम पे आना। जैसे अभी हमारा खुद का एक ग्रुप है, तो अभी 300 प्लस लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो 300 लोगों के काम में तो आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ढोल ताशा बजा के निकल जाओ, ये मेन हमारा मोटिव नहीं है। ये एक खुद एक परिवार बन चुका है अभी, तो ये परिवार को आगे तक लेके जाना है। तो फिर परिवार में क्या, परिवार में कोई पीछे आता है उसको सामने लेके जाना हमारा काम बनता है, परिवार में कोई गिरता है उसको उठाना हमारा काम बनता है, परिवार में कोई नाराज़ होता है तो उसको भी मनाना हमारा काम है। तो हम वैसे ही परिवार के समान रहते हैं। जैसे कि गजवक्र बनने में बहुत बड़ा हाथ है हमारे लोगों के पेरेंट्स का भी, क्योंकि घर के जो काम वगैरह छोड़ के बच्चे आते हैं या फिर काम करके जो आते हैं वो 2 घंटे हमें दे रहे हैं। तो वो 2 घंटे हमारे पास आ रहे हैं बच्चे, तो हमारे साथ में क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके हाथ में है ये सब लड़के, कौन उनको गाइड कर रहा है। क्योंकि बहुत मेन चीज़ होती है गाइडेंस। आपको गाइडेंस कौन देता है उसके ऊपर सब कुछ इंसान का एक इंसानियत होती है। इसलिए हम वही प्रयास करते हैं कि 2 घंटा एटलीस्ट अपने समाज के लिए और अपने संस्कृति के लिए इन्होंने देना चाहिए। तो इसी तरीके से हम वो 2 घंटे में प्रयास करते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ ढोल ताशा नहीं, लाठी घाटी ये सब चीज़ें सिखाने से क्या होता है, खुद का संरक्षण भी इंसान कर सकता है। ढोल ताशा, लाठी घाटी, तलवारबाजी, दान पट्टा, झांझ, ध्वज, ये सारी चीज़ें हम उसका प्रयास करते हैं। सब बच्चों को ऑलराउंडर कम से कम होना चाहिए। गजवक्र का जो उद्देश्य है वो तो अभी हम समझ चुके हैं, पर इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट लगती है, जैसे ढोल बनाने के लिए, ढोल खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल्स प्राप्त करने के लिए, इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट लगती है वो गजवक्र के पास कहाँ से आ रही है और कहाँ जाती है? तो मैंने आपको सबसे पहले वही बताया था कि गजवक्र एक परिवार है। तो ये परिवार बनाने में सारे बच्चों का ही हाथ है। यहाँ पे कोई हमारा गॉड फादर करके नहीं था। यहाँ पे सारे बच्चों ने अपने तरीके से, जैसे जिसका जमता है, जैसे इनिशियल स्टेज पे कोई स्टूडेंट है तो उसने अपनी तरफ से 500 रुपये डाले हैं, और कोई ठीक है अगर कोई ज़्यादा पैसे दे सकता है तो उसने लाख रुपए भी डाले हैं। ऐसे करके हमने ये इन्वेस्टमेंट किया था। तो पहले साल में सारे लोगों ने मिल के ये हमने ढोल ताशे, ये रॉ मटेरियल सब पूना से मंगवाया था। पूना से सारे A to Z जितने भी थे हमारे पास वाद्य है वो सारे वहीं से परचेज़ किए थे। तो ये फंड वहाँ से हमारा रेज़ हुआ था। अगले साल में हमने सबके जिन अपने तरीके से पैसे दिए थे वो हमने उनको रिटर्न कर दिए। पर गजवक्र खड़ा उन्होंने ही किया है।
अपने जो 500 रुपये रहे या 5 लाख रुपए रहे, सब ने अपने तरीके से अपने हिसाब से पैसे दिए थे। गए साल में नरेंद्र मोदी जी ने भी गजवक्र पथक पे आके ढोल बजाया है। आपका एक्सपीरियंस कैसे था तभी? बहुत ऑसम एक्सपीरियंस था, मतलब शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा, परंतु हमें जब जैसे ही पता चला कि नरेंद्र जी मोदी आ रहे हैं नागपुर में, जो समृद्धि महामार्ग है उसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं, तो वहाँ पे उनको नागपुर की जो संस्कृति वो दिखाना है, वो देखेंगे। तो हमें इतना पता था कि वो आएंगे, प्रोग्राम होने वाला है और हम वहाँ से चले जाएंगे। बट सरप्राइज़, नरेंद्र मोदी जी एक सरप्राइज़ देने में आगे पीछे कभी देखते नहीं है, तो उन्होंने इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया। वो वहाँ से हमारे पास आए, हमारे साथ में हमारे सारे ग्रुप से ग्रुप के साथ में अंदर से वो गए और उसके बाद में उन्होंने अपना जो अंदर की कला है वो दिखाने के लिए उन्होंने हमारे साथ में एक अमित भेदे करके लड़का है उसके पास गए और उसके साथ में उन्होंने ढोल बजाया और पूरे बीट से बीट उन्होंने मैच की थी। और ये सबसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अपन जो बोल सकते हैं, एक सबसे बड़ा एक हमारा एक्सपीरियंस था कि हाँ, ये हम चीज़ें नरेंद्र मोदी के साथ में कर पाए। और हाँ, नरेंद्र जी मोदी ने भी इतने अच्छे तरीके से उन्हें बजाया था कि सारे ढोल ताशा पथक, मतलब महाराष्ट्र में जितने भी ढोल ताशा पथक है, उन्होंने भी हमें बहुत सराहना दी थी और उन्होंने भी सारे वीडियोज़ ये बहुत वायरल किए थे। और ऐसी अचीवमेंट हमारे साथ में मतलब ऐसी हो रही है कि जैसे अभी रिसेंटली हमने गजवक्रसा गजरथ, मतलब हमने जो हमारी टोल गाड़ी, घंटा गाड़ी जिसको हम बोलते हैं, वो एक नए तरीके से हमने कुछ बनाने का प्रयास किया था। हमारे बहुत बेहतरीन और बहुत पास के जो आर्टिस्ट है मिस्टर राकेश जी पाठराबे, उनका कंसेप्ट था वो, उन्होंने बोला था कि गजवक्र के लिए कुछ तो भी अलग करना है, क्योंकि गजवक्र हर साल कुछ तो भी नया लेके आता है। सब लोग राह देखते हैं कि इस साल क्या नया रहेगा। तो उसका कहना वही था कि सिर्फ और सिर्फ ढोल ताशा के बीट्स नए नहीं, कुछ आपकी पहचान भी कुछ नई होनी चाहिए। तो उन्होंने गजरथ हमें फॉर्म करके दिया और वो गजरथ का इनॉग्रेशन भी माननीय श्री नितिन जी गडकरी इनके हफ्ते ही हुआ था। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अचीवमेंट है कि इतने इंडिया के लिए, इतना मतलब अपने भारत देश के लिए जो बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ हम जुड़ पा रहे हैं और ऐसे व्यक्ति हमारे ग्रुप में आके अब हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने नोटिस की और रिसर्च में भी मुझे ये पता चला कि आपके पथक में जो हैं लड़कियां ज़्यादा हैं और लड़के कम हैं। इसके पीछे की सोच बताइए। सोच मतलब ऐसी कि थोड़ा कुछ लोग सोचते हैं ऐसा है कि लड़कियां पीछे पड़ती है या लड़कियां कुछ काम नहीं कर सकती है या लड़कियों से ये नहीं हो पाएगा, ये लड़की के बस की बात नहीं है। तो यदि अगर आप सही में पथक में आके देखोगे ना, तो ऐसा कभी नहीं लगेगा। मतलब मुझे तो भी अभी 8 साल का एक्सपीरियंस है, हमें पूरे 8 साल कंप्लीट होने वाले हैं और 90 साल में हम जाने वाले हैं। तो लड़कियाँ जो 4 घंटे की भी मिनोनुक अगर होती है, तो वो 4 घंटे की पूरी मिनोनुक स्टार्ट टू एंड तक विदाउट ब्रेक ढोल बजाती है। और वो ढोल कोई इतना सा ढोल नहीं होता है, भले ही घर पे लड़कियों को तकलीफ होंगी अगर कुछ उठाने के लिए, पर वो इतना हेवी ढोल पूरा 4 घंटे तक, वो भी 2-2, 3-3 किलोमीटर तक चलते चलते बजाती है। और वो भी माथे पे शिकंज नहीं आती है। सारी लड़कियां खुशी खुशी से गणपति बाप्पा के लिए इतने ज़ोर से बजाती है कि लड़के भी थोड़े से शर्मा जाते हैं कि अरे बाप रे, ये लड़के ने 1 मिनट के लिए भी ब्रेक नहीं लिया। और सिर्फ ढोल ही नहीं, तो ध्वज भी उतने सही तरीके से नचाते हैं। मतलब पूरी बॉडी अपनी हिल जाती है। ध्वज नचाना भी बहुत आसान बात नहीं है, पर 4 घंटे तक लड़कियां पूरा ध्वज नचाती है और विदाउट ब्रेक, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं ये सही में नारी शक्ति को सलाम करता हूँ कि सही में लड़कियां भी सारी की सारी चीज़ें कर सकती है, वो भी लड़कों के बराबरी से भी और शायद लड़कों के आगे भी जाके। आपने ट्रेडिशंस की बात करी है और अभी का जो ट्रेडिशन है, बर्थडे पार्टी हो जाए, कोई भक्ति का कार्यक्रम हो जाए, हम डीजे सुनते हैं, लाइव बैंड सुनते हैं, सिंगर सुनते हैं, पर इनका जो अंतर है ढोल ताशा से कैसे अलग है? इनकी वाइब्रेशंस क्या होती हैं? देखो, वाद्य सब अपनी अपनी जगह, परंतु कौन से साउंड से या कौन से वाद्य से कान को तकलीफ़ होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि आपने अगर देखा होगा बहुत सी जगह कि बहुत लाउड म्यूज़िक के कारण कान को तकलीफ़ हुई है या फिर कान के पर्दे फटे या वॉटेवर जो भी इंजूरीज होती है। पर चर्मवाद्य जैसे ढोल, मतलब उसको चर्मवाद्य और रणवाद्य बोला जाता है। तो ये ढोल से कभी ढोल के आवाज़ से कभी किसी को तकलीफ़ नहीं हो सकती, क्योंकि ये आवाज़ गूंजता है, वाइब्रेशंस आती है इससे। डीजे के आवाज़ से बात से सिर्फ एक कुछ पल के लिए एक साउंड और वाइब्रेशंस आती है, पर ढोल की वाइब्रेशंस अगर ऐसी होती है जो आवाज़ गूंजता है और उसके कारण वो साउंड से इंजरी नहीं हो सकती। और ये बहुत लाउड आवाज़ तो रहता है, बट ढोल का आवाज़ ऐसा होता है, आप पास से अगर सुनते हो तो इतना आवाज़ आपको बड़ा नहीं लगेगा, परंतु अगर आप दूर जाके अगर सुनते हो तो उसके वाइब्रेशंस
तब वहाँ पे फील होती है। तो इससे किसी को तकलीफ़ नहीं होती। इसलिए ये ट्रेडिशंस अभी जो ऐसा डीजे पार्टीज़ वगैरह वगैरह हो रही है, पार्टी वगैरह के लिए ठीक है, पर गणेश जी, नवरात्रि, ये सब ट्रेडिशन से पारंपरिक अपना सब चीज़ें होती है। तो ये पारंपरिक चीज़ों में इसलिए लोगों ने अभी डीजे वगैरह को पीछे छोड़ते हुए, बाकी लाइव बैंड्स को पीछे छोड़ते हुए ढोल ताशा कंसेप्ट सब लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है। स्नेहांगन जो विद्यालय है, आप उनके साथ अभी 8 सालों से जुड़े हुए हैं। ऐसी कोई कहानियाँ जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? कुछ कहानियाँ जो अनसुनी सी होंगी? वैसे अगर जाओगे स्नेहांगन में या फिर कोई लोग जाएंगे तो वहाँ पे इतनी कहानियाँ हैं। उस कहानी में से एक कहानी मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। वराट पांडे सर, गिरीश जी वराट पांडे सर थे, वो कहीं जा रहे थे, तो उन्हें पता चला कि एक ऐसा बच्चा है जो अपने घर पे रहता है दिन भर, और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो मजदूरी दिहाड़ी करने जाते हैं। तो दिन भर वो वैसे ही पड़ा रहता है, खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया। तो वो लोग उसको लेने के लिए गए। तो वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? एक तो गाड़ी से या फिर पैदल, पर वो कीचड़ से गए। मतलब उनके कमर तक कीचड़ था, वैसे कीचड़ में वो वहाँ पे गए, वो जो उनके जगह तक पहुँचे। छत्तीसगढ़ की बात है ये। और वहाँ से वो बच्चे को उठा के लेके आए, और उन्होंने वहाँ पे पूछा कि ये बच्चे को आप क्यों ऐसे रखते हो? तो बोले हम क्या करेंगे, अगर हम उसकी तरफ ध्यान देंगे तो हम काम कैसे करेंगे, मजदूरी कैसे करेंगे, पेट पानी कैसे भरेंगे? ठीक है, तो उसके खाने के लिए क्या है? तो उसके खाने के लिए क्या हो सकता है? हम तो पूरी प्लेट भर के प्लेट देखते हैं। उसके खाने में सिर्फ और सिर्फ चावल, जो पानी के साथ में वो खा रहा था नमक डाल के। तो छोटा सा बच्चा, उसको क्या पौष्टिक मिलेगा, क्या प्रोटीन मिलेगा? तो भी ये सब चीज़ें पेरेंट्स कर नहीं सकते थे क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं थी। इसलिए उन्होंने विथ उनके परमिशन वो बच्चे को लेके आ गए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें कि आज बच्चा वहाँ पे ऐसे ही रोता है दिन भर, प्यास लग रही है, उसको पानी पिलाने वाला कोई नहीं है, भूख लग रही है, उसको खिलाने वाला कोई नहीं है, और बच्चा मात्र सिर्फ 2 साल का, जो 2 साल का बच्चा ढंग से बता भी नहीं सकता कि मुझे भूख लगी है। ऐसे बच्चे को भी वहाँ से उठा के स्नेहांगन में लेके आए, और आज वो बच्चा पूरा साफ़ सुथरे तरीके से, सही तरीके से, अच्छे कपड़े पहन के बहुत अच्छा खाना खा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी बहुत सी चीज़ें और बहुत सी बातें वहाँ पे स्नेहांगन में हैं, जो मैंने तो भी देखी है, खुद से फील की है। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बहुत अलग तरीके से ये कहानी निकल के आई है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इनसाइट्स। जाते जाते आपने बहुत सारी बातें करी हैं। यू स्पोकन अबाउट वैल्यूज़ एंड यू स्पोकन अबाउट कल्चरल चेंज। तो कुछ एक मैसेज जो आप आज के यूथ के लिए देना चाहते हैं जाने से पहले? मैं आज के यूथ के लिए एक बात तो ज़रूर बता सकता हूँ कि इंस्टाग्राम इज़ नॉट एवरीथिंग, कि जो दिखता है वही रियलिटी नहीं होती है। रियलिटी ही ये हमेशा बैक स्टेज ही दिखती है, या बैक स्टेज ही हमेशा रियलिटी होती है। इसलिए मुझे ऐसे सबसे कहना है कि थोड़ा रियल रहना सीखो। और ये जो हम बता रहे, ऐसे स्नेहांगन करके नागपुर में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है या फिर एक ही संस्था नहीं है, ऐसी बहुत सी संस्थाएं है जुड़ी है। जैसे हम अपने बर्थडे को पार्टी करते हैं, करो, वो भी करो। आप 100 रुपये पार्टी के ऊपर खर्च करते तो 50 रुपये उनके ऊपर भी खर्च करो। तो प्रयास ऐसा करो कि जो हमारे साथ खड़ा नहीं रह सकता, जो हमारे साथ में नहीं चल सकता, या जो व्यक्ति हमसे कम है, उस व्यक्ति को अपने तरफ, अपने लेवल तक लेके आने का प्रयास सबने करना चाहिए। और उसके लिए बहुत बढ़िया बहुत सी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। आपका छोटा सा और थोड़ा थोड़ा इनिशिएटिव, पर सबके साथ वाला अगर इनिशिएटिव अगर होता है तो वो ज़रूर होता है, क्योंकि अकेला इंसान कोई नहीं कर सकता। सबको किसी ना कोई संगठन से जुड़ना बहुत ज़रूर पड़ता है। इसलिए एक तो अकेला काम करने से अच्छा कोई संस्था या संगठन से जुड़ो, या फिर आप मिलकर और एक संगठन तैयार करो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, या कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी संस्था के साथ ही जुड़ के किसी ने काम करना चाहिए। आपको इंडिविजुअली करना है, आप ज़रूर करिए, पर कुछ तो भी ज़रूर करिए। इंसान को समाज से बहुत सी अच्छी चीज़ें मिली हुई है, एटलीस्ट उसका रिबेट, उसका रिटर्न ऐसे समझ के तो भी ये समाज सेवा ज़रूर होना चाहिए। और यूथ सब कुछ कर सकता है। गजवक्र के 300 प्लस के लड़के कर सकते हैं, तो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड सब लोग कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल इंसाइट्स आपने हमारे साथ शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Viewers, the insights through this podcast are emotional. We have stories of women empowerment. We have stories of how to stay connected to your roots. Thank you so much for joining us once again. Please stay connected with Hey Bawa for more updates. Hey Bawa, like, share and follow for more updates.